नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं AI-171 का जो क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उस क्रैश के ऊपर एक इनिशियल रिपोर्ट पेश की गई है। उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी हैं। मैंने वो रिपोर्ट डाउनलोड की, उसको पढ़ा अच्छे तरीके से, और पढ़ने के बाद मैं किस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, मैं उस बात के ऊपर भी आज बात करने वाला हूं। एक इंजीनियर के रूप में एक एयरक्राफ्ट के इंजन को डिज़ाइन करते हैं, हम एयरक्राफ्ट के इंजन को बनाते हैं, तो उसके जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के रूप में मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, और हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, हम उन सब की आत्माओं के साथ भी क्या मजाक कर रहे हैं। क्या हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एक आम व्यक्ति की मौत का क्या कुछ भी मायने नहीं है। एक आम व्यक्ति की जो ज़िंदगी है उसकी कोई मायने नहीं है सरकारों के मन में। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ज़रूर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये समझनी होगी कि एयर इंडिया का जो ये क्रैश हुआ है AI-171 अहमदाबाद के अंदर, ये एक टेक्निकल फेलियर की वजह से ही ये क्रैश हुआ है। अगर आप इनिशियल रिपोर्ट को भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें तो उस रिपोर्ट के अनुसार भी जो फ्यूल था वो इंजन्स के अंदर नहीं पहुंचा था। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी AI-171 के ऊपर, और उस समय मैंने ये कहा था कि मैं डिटेल एनालिसिस नहीं करने वाला हूं क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई है, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होती है और हमें उस तरीके की डिस्कशंस को नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए या सिर्फ और सिर्फ अपनी TRP को बटोरने के लिए हम लोगों को इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मैंने उस समय पर ये बात बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कही थी। लेकिन उस समय में भी मैंने आपको ये कहा था कि किसी न किसी वजह से जब उन व्हील्स को अंदर ले जाने की कोशिश की गई है, शायद उस समय पर किसी न किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से फ्यूल जो था वो इंजन तक नहीं पहुंचा था। ये मेरी पहली बात थी, पहली ऑब्जर्वेशन थी। मैंने आपको अच्छे तरीके से कहा था कि एयरक्राफ्ट उड़ा था, शुरुआती चरण में वो उड़ा था, वो अपने जो शुरुआती 15-20 सेकंड है उस समय पर वो ठीक काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। और ये मैंने आपको उस समय भी कहा था कि इंजन बंद हुए हैं। ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं या किसी ऐसी नौकरी में हैं जिसकी वजह से आपने कभी किसी एयरक्राफ्ट के इंजन को कभी देखा हो या बनाया हो, तो आप अच्छे तरीके से ये चीज़ को समझते होंगे कि वो एयरक्राफ्ट के इंजन्स उस वीडियो के अंदर भी, जब हमने CCTV फुटेज जो देखी थी उसके अंदर भी वो बंद हो चुके थे, और बंद होने की वजह से ही ये क्रैश हुआ। अब वो बंद क्यों हुए थे? क्योंकि फ्यूल की सप्लाई को रोक दिया गया। कैसे रुकी? अब फ्यूल बहुत तरीके से रुकता है। चाहे फ्यूल कंटेमिनेटेड हो तो भी रुक जाता है, अगर फ्यूल में एयर आ गई हो तो भी रुक जाता है, अगर फ्यूल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोनों इंजन्स का फेल हो जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक विंग और दूसरा विंग, दो विंग, दोनों ही विंग्स के अंदर जो है फ्यूल का टैंक होता है, दोनों ही विंग्स के अंदर फ्यूल को भरा जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक विंग के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर दिया गया हो और दूसरे विंग के अंदर जो है वो भी इक्वल मात्रा में बहुत ज़्यादा पानी भर दिया गया हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि कंटेमिनेशन है, पर कंटेमिनेशन भी दोनों में से किसी एक विंग के अंदर वो कंटेमिनेशन जाएगी। दोनों विंग में कंटेमिनेशन जाना बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर अकरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बहुत रेयर अकरेंस है, बहुत मुश्किल है। तो जब हम ये कहते हैं कि फ्यूल रुका है, किसी न किसी वजह से फ्यूल रुका है, तो वो बहुत सारे मल्टीपल कारणों से रुकता है। लेकिन उसमें एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई थी, वो है सोलेनॉइड वॉल्व। वो जो सोलेनॉइड वॉल्व है वही ये तय करती है कि फ्यूल जो है वो इंजन तक जाएगा या नहीं जाएगा, जिसे शट ऑफ वॉल्व भी कहा जाता है। अब ये जो सोलेनॉइड वॉल्व है, ये काम किस चीज़ पे करती है? ये काम करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर। ये चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एयरक्राफ्ट के इंजन्स के अंदर, दोनों ही इंजन्स में एक इंजन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होता है, जो एयरक्राफ्ट की स्पीड, एयरक्राफ्ट का एयर फ्लो, उन सब चीज़ों के आधार पर ये डिसाइड करता है कि इंजन किस तरीके से परफॉर्म करेगा। वो इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एयर फ्लो को चेंज कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो इंजन्स के अंदर होती हैं, मैं आपको सारी टेक्निकल बात नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम करता हूँ, और मैं आपको ये चीज़ पूरी डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंट्रोल्ड है। वो एक ऐसी चीज़ है जो पेटेंटेड है, और इसलिए वो पेटेंटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ कि इंजन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली साउंड होते हैं। इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट है, और उसको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सोच समझ करके डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है। पूरी जो ओवरऑल इसमें जो बात है समझने वाली, वो ये है कि जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जब निकाली गई है, तो उस रिपोर्ट में बहुत बड़े स्तर पर एक धांधली नज़र आती है। अब वो धांधली क्यों नज़र आती है? रिपोर्ट में क्या कहा गया है? रिपोर्ट में कहा गया है कि जब एयरक्राफ्ट उड़ा शुरुआती चरण में, तो कुछ समय के लिए तो वो सही उड़ा, लेकिन उसके बाद पायलट्स ने
तो या तो ह्यूमन एरर से या किसी और वजह से पायलट ने जो है वो इंजन की सप्लाई को बंद कर दिया। यानी कि पायलट्स ने सिग्नल दिया, यानी कि पायलट्स ने क्या किया, बटन को बंद किया। एक बटन है फ्यूल को जिसमें हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, सरल भाषा में अगर समझे इस बात को, तो फ्यूल को ऑन या ऑफ करने का जो बटन है उसको पायलट्स ने बंद कर दिया, ऑफ कर दिया। ये कहा गया है उस रिपोर्ट के अंदर मोटे मोटे तौर पे। अब ये चीज़ को जब उन्होंने कहा तो उसके बाद उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी उस रिपोर्ट को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर शोर में भी मचाना शुरू किया और पायलट्स एसोसिएशन ने भी इस चीज़ को नहीं माना है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये कहना शुरू कर दिया कि जो वन ऑफ द पायलट्स थे, दोनों में से जो एक पायलट हैं, उनकी मदर की डेथ हो गई थी। इस वजह से वो जो पायलट थे वो डिप्रेशन में थे और वो डिप्रेशन की वजह से उन्होंने बीच में मेडिकल छुट्टी भी ली थी और मेडिकल छुट्टी लेने के कारण यही था कि वो डिप्रेशन में थे। वो अपनी मदर के लॉस को, जो उनकी मदर की डेथ हुई थी, उसको अच्छे तरीके से नहीं झेल पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने शायद ये डेलिबरेटली, जानबूझकर उस बटन को बंद किया, जिससे फ्यूल की सप्लाई इंजन में नहीं गई और इंजन बंद हो गई। अब ये सरासर पायलट्स के ऊपर इस पूरे के पूरे मामले को डालने की जो है ये कोशिश है, एक साजिश है। और वो क्यों है? क्योंकि जो बटन्स हैं, मैं आपको इंजीनियरिंग के तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बटन्स हैं, उन बटन्स को ऑन ऑफ आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते। बटन को ऑफ करने का एक प्रोसीजर होता है, खास करके जब एयरक्राफ्ट चढ़ रहा हो, चढ़ाई चढ़ रहा हो, ऊपर हाइट को गेन कर रहा हो, जब टेक ऑफ कर रहा हो, उस समय पर एयरक्राफ्ट के इंजन को बंद करना नामुमकिन जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। अगर इंजन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, इस चीज़ को समझिए, इंजन के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाए, अगर आप फुल थ्रॉटल पे, फुल थ्रॉटल का मतलब है अगर आप फुल पावर पे इंजन को चला रहे हो, पूरी ताकत से अगर आप इंजन को चला रहे हो, जिस समय एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है उस समय पर इंजन को पूरी ताकत से चलाना पड़ता है। तो अगर आप पूरी ताकत से इंजन को चला रहे हो, उस समय पर इंजन को बंद करना नामुमकिन जैसा ही है, क्योंकि इंजन इमीडिएटली बंद नहीं होगा। अगर आप चाहते भी हैं तो आपको उस थ्रॉटल को, जिसको आपने पूरा दबा रखा है, जिसको आपने फुल पावर पे चला रखा है, सबसे पहले तो आपको उस इंजन की पावर को डाउन करना पड़ेगा, पावर को कम करना पड़ेगा, तब आप इंजन का जो है फ्यूल के स्विच को बंद कर सकते हो। अब आपने मान लीजिए फुल थ्रॉटल किया, कितने सेकंड लगे? 2 3 4 सेकंड, 5 सेकंड लगे। 5 सेकंड मान लीजिए वापस लाने में लगे। अब इंजन जो हो एकदम से 0 स्पीड पे नहीं आ जाता। ये कोई कार नहीं है कि आपने एक्सीलेटर दबाया तो गाड़ी 100 की स्पीड पे चलेगी, आपने एक्सीलेटर छोड़ा तो गाड़ी जो है वो अचानक से 0 की स्पीड पे आ गई। अचानक से कार भी 0 की स्पीड पे नहीं आती, उसको भी कम से कम 5-10 सेकंड लगते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप एयरक्राफ्ट के इंजन को फुल पावर से न्यूट्रल पे लेकर के आने की कोशिश करो, या फुल पावर, न्यूट्रल में इसलिए आम भाषा में कह रहा हूँ, इसलिए फुल पावर से अगर आप उसको आइडल, जिसको हम आइडल बोलते हैं, आइडल पावर पे लेकर आओ, उसमें इंजन घूमता रहता है लेकिन आइडल स्पीड पे घूमता है। जैसे आप अपनी गाड़ी का आप देखोगे, जब स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो कार होती है वो 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम के आसपास उसकी जो है स्टार्टिंग रोटेशंस होती है। उसी तरीके से जब इंजन, एयरक्राफ्ट के इंजन को जब स्टार्ट करते हैं या उसको आइडल पे रखते हैं तो उसकी भी एक आरपीएम होती है, वो एक मिनिमम आरपीएम पे चलता रहता है, जिससे इंजन बंद नहीं होता लेकिन वो मिनिमम आरपीएम पे चलता रहता है। अब आप चाहते हैं कि आप अपने इंजन को बंद करना चाहते हैं एयरक्राफ्ट के, तो आप उसको पहले आइडल पे लेकर के आएंगे, थ्रॉटल को पीछे करेंगे, उसके बाद आप स्विच को पकड़ेंगे। अब स्विच भी सीधा नहीं है, ऑन ऑफ बटन नहीं है, आप उसको पकड़ेंगे, लिफ्ट करेंगे, ऊपर को उठाएंगे और फिर पीछे की तरफ को करेंगे और वो जो ऊपर उठाया है उसको छोड़ेंगे। वो एक नॉच बनी होती है, एक ऐसा कट जैसा बना होता है और उस कट के अंदर जो है वो ऐसे अटक जाता है। तो मान लीजिए ये स्विच है और यह 2 कट है, तो आपने यहाँ पर वो है, इस पोजीशन पे वो है, आपने इसको उठाना है, पीछे लेकर के आना है और इस पोजीशन पे इसको रख देना है। ये पूरा प्रोसेस है। आप पीछे रखेंगे, रखने के बाद इंजन जो है वो बंद होना शुरू होगा। तो वो इमीडिएटली बंद नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे रोटेट कर रहा है। फुल पावर पे आपने चलाया था, उसको आपने आइडल पे लेके आना है, उसकी स्पीड को कम करना है, उसके बाद आपने स्विच बंद करना है, तो थोड़ा सा समय लगता है उसमें। वो ये भी कम से कम कोई 15-20 सेकंड के आसपास का प्रोसेस है। तो आप मान के चलिए कि 5 सेकंड आपने पीछे करने में किए, 10 सेकंड या 15 सेकंड आपने उसको बंद करने में किए, कुल मिलाकर के कितने सेकंड हो गए? 25 से 30 सेकंड आपके इसमें चले गए, एक इंजन बंद करने में। अब आपने दूसरा इंजन बंद करना है, अब आपने दूसरे इंजन के साथ भी यही किया, तो 30 सेकंड वहाँ चले गए, टोटल हो गया 1 मिनट का। अब हम ये भी मान लेते हैं कि दोनों इंजन को एक साथ कर दिया। अब एक साथ करने के लिए पायलट ने क्या करना है? पायलट ने उस स्टिक को जो पकड़ा हुआ है, उस दोनों स्टिक को अपने हाथ से छोड़ना है, उसके बाद उस बटन को पकड़ना है और बटन को पकड़ के पीछे करना है। पहले दोनों जो थ्रॉटल्स हैं, जिसको एक्सीलेटर भी बोल सकते हो आप एयरक्राफ्ट के, उसको पहले पीछे करना है, उसके बाद बटन उठा करके
बंद करने हैं, यानी कि टोटल समय उसको कम से कम भी 30 सेकंड का तो लगेगा ही लगेगा। अब इस पूरी प्रोसेस को अगर मैं आपको जो समझा रहा हूँ, इस प्रोसेस को अगर अपने ध्यान से अपने दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए, तो वो जो पायलट्स थे उनके पास 30 सेकंड का समय था ही नहीं ये सब करने के लिए, तो वो बटन बंद नहीं कर सकते थे। जब भी आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो टेक ऑफ का एक प्रोसीजर होता है, आप टेक ऑफ का प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उसमें आप पहले जो है प्लेन को रनवे पर चलाते हैं, रनवे पर उसको तेज़ भगाते हैं। जब वो रनवे पर भागता है तो उसका पहले V1 वेलोसिटी को रीच करता है। V1 वेलोसिटी रीच करता है, उसका मतलब ये है कि अब इसके बाद जब एयरक्राफ्ट V1 को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद आप एयरक्राफ्ट को नहीं रोक सकते, कोई भी तकनीकी खराबी आ जाए तो। उससे पहले आप रोक सकते हैं, उससे बाद में नहीं रोक सकते। अब V1 आया, उसके बाद एक रोटेशनल स्पीड आती है। देखिए 2 पायलट्स हैं, दोनों में से जो भी पायलट चला रहा है एयरक्राफ्ट को, वो एयरक्राफ्ट चलाएगा, दूसरा पायलट उसको बताएगा क्या क्या हो रहा है इंस्ट्रूमेंट्स देख के। तो वो उसको बोल रहा है कि अब आपने V1 क्रॉस कर दिया, एयरक्राफ्ट को आप नहीं रोक सकते। उसके बाद वो रोटेशनल स्पीड बताएगा कि अब रोटेशनल स्पीड आ गई है, अब आप एयरक्राफ्ट को रोटेट करो। एयरक्राफ्ट को रोटेट करने का मतलब होता है कि पहले एयरक्राफ्ट सीधा चल रहा है रनवे पे, अब आपने उसका एंगल ऐसे बदलना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ अटैक। आपने एंगल ऑफ अटैक बनाना है जिससे एयरक्राफ्ट में लिफ्ट पैदा हो रही है। अब आपने टेक ऑफ किया, लिफ्ट किया और प्लेन टेक ऑफ हो गया। ये सारा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में आपको इंजन को फुल थ्रस्ट यानी कि पूरी पावर पे, पूरी ताकत से चलाना होता है। उस समय पर कोई भी पायलट ऐसा नहीं है जो प्लेन के फ्यूल को बंद कर देगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और हो ही नहीं सकता। और अगर आप उस वीडियो को भी ढंग से देखें तो वीडियो में ये दिख रहा है साफ साफ कि प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था। प्लेन ने इनिशियल 15-20 सेकंड में टेक ऑफ किया था। तो जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो क्या बिना इंजन के कर लिया? तो क्या उस टाइम इंजन जो थे वो चल नहीं रहे थे? फ्यूल क्या बंद था उस समय पर? तो बंद फ्यूल में इंजन ने टेक ऑफ कैसे करा दिया प्लेन को? यानी कि प्लेन तो टेक ऑफ किया, इंजन चल रहे थे, उस समय फ्यूल आ रहा था, लेकिन V1 के बाद अब क्या होता है, उसके बाद बोलते हैं पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब। ये एक अगली जो डायरेक्शन है, ये दूसरा पायलट पहले पायलट को बताता है। अब पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब का मतलब है कि एयरक्राफ्ट जो है वो चढ़ रहा है, जिस स्पीड से इनको लग रहा है कि चढ़ना चाहिए, जितनी स्पीड से उसको हाइट गेन करनी है वो गेन कर रहा है। एयरक्राफ्ट वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे करना चाहिए, तो पायलट बोलता है कि हाँ जी पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब है। अब मेन पायलट दूसरे पायलट को इंस्ट्रक्शन देता है गियर अप। गियर अप का मतलब है कि जो व्हील्स, जो चक्के जो बाहर निकले हुए हैं, उनको अंदर लेकर के जाना है। अब गियर अप का वो मतलब है, तो वो गियर अप कहेगा। अब जैसे उसने गियर अप की इंस्ट्रक्शन दी, उसका मतलब ये है कि गियर को ऊपर करो। अब ये जो पायलट है साथ बैठा हुआ, ये गियर को ऊपर करने के लिए गियर का बटन है उसको प्रेस करेगा, ऊपर को उठाएगा। अब वो जो बटन है जिसको उठाना है, वो बटन उस पैनल में, जिस पैनल में ऑन ऑफ स्विच है, उस पैनल से थोड़ा ऊपर है, तो वहाँ ऑब्वियसली वो नहीं गया होगा, वो ऊपर ही गया होगा। अब जब वो ऊपर गया है तो उसने, वैसे भी वो एक हाथ से ऑपरेट होता है, उसके लिए 2 हाथ की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक हाथ से उसने बटन चलाया होगा। अब जैसे उसने एक हाथ से वो बटन ऊपर को किया, मुझे लगता है कि सब कुछ उसी समय पर हुआ। वो जो पैनल था, उस पैनल को पूरा अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए। मुझे लगता है वो जो पैनल है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, वायरिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, जिसकी वजह से वो जो ऑन ऑफ स्विच थे, जैसे उन्होंने गियर को ऊपर करने की कोशिश की, वो आप बटन तो उन्होंने गियर ऊपर करने का दबाया, लेकिन उसने सिग्नल गलत दिया। उसने सिग्नल ये दिया कि फ्यूल को बंद कर दिया जाए। वो बटन फ्यूल के जो है वो शॉर्ट कर गए होंगे, फ्यूल के बटन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से मैं आपको एक अपनी थ्योरी बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से हुआ होगा। तो वो जो बटन है वो शॉर्ट सर्किट हुए। शॉर्ट सर्किट होने से दोनों बटन एक साथ या 1 सेकंड के गैप के अंदर जो है वो दोनों जो बटन है, उन दोनों बटन्स के साथ दिक्कत आई। उन्होंने क्या किया, फ्यूल को बंद कर दिया, सोलेनॉइड वाल्व को बंद कर दिया, जिसकी वजह से फ्यूल जो है इंजन के अंदर नहीं गया। और क्योंकि इंजन पूरी ताकत से चल रहे थे, उस समय पर जितना भी फ्यूल बाकी बची हुई पाइपलाइन के अंदर था, अब मान लीजिए यहाँ सोलेनॉइड वाल्व लगा है और उसके बाद इतनी पाइपलाइन और है इंजन तक, तो इस पाइपलाइन के अंदर जितना भी तेल बचा हुआ था, वो सारे का सारा तेल इंजन ने बहुत जल्दी जला दिया, क्योंकि इंजन पूरी ताकत से चल रहे थे। और फिर उसके बाद इंजन जो है बंद हो गए। अब इंजन जब बंद हुए तो उस ऑब्वियस ही बात है, अब पायलट जो अंदर बैठा है एयरक्राफ्ट के, उसको कोई ना कोई तो इंडिकेशन आएगी ही आएगी। तो उसको इंडिकेशन आई कि दोनों इंजन बंद हो गए। दोनों इंजन के मीटर लगे होते हैं, उन मीटर्स में ये आ रहा होता है दोनों इंजन की कितनी RPM है, कितनी स्पीड से रोटेट कर रहे हैं इंजन। तो दोनों इंजन की जो सुई है वो गिर गई। अब जैसे ही दोनों इंजन की सुई गिरी, प्लेन से भी पता चलता है, प्लेन में भी एक अचानक से लगता है कि प्लेन एकदम से काम हो गया है, सीधा हो गया, और उसमें कोई थ्रस्ट नहीं आ रही है, वो बिल्कुल लिफ्ट पैदा नहीं कर रहा है। पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो पायलट को पता चला, तभी उसने दूसरे पायलट को पूछा कि क्या तुमने ही बंद कर दिए स्विच?
क्योंकि हो सकता है उनको भी ये लगा हो कि कहीं इन्होंने गलती से स्विच तो नहीं बंद कर दिए। पूछ लिया उन्होंने, लेकिन दूसरे पायलट ने क्या जवाब दिया? दूसरे पायलट ने ये जवाब दिया कि मैंने स्विच को बंद नहीं किया। उन्होंने दोबारा से स्विच को ऑन करने की कोशिश की, ऑन पोजीशन पे लाने की कोशिश की। जैसे वो ऑन पोजीशन पे लेकर के आए, वो स्विच दोबारा से ऑफ पोजीशन में चला गया। क्यों गया? वो इसीलिए गया क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ था। जो भी बिजली के काम को जानते हैं, जो बिजली का काम करते हैं, जितने भी लोग हैं, उनको पता भी है ये अच्छे तरीके से। आपके घर में घंटी का बटन होता है, घंटी का स्विच होता है, बेल जिसे डोर बेल बोलते हैं। आप कभी देख लेना, या आपके पास घर में नॉर्मल ऑन ऑफ का भी जो बटन होगा उसको भी कभी देख लेना। अगर वो ऑन ऑफ का बटन शॉर्ट कर जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसके अंदर किसी भी वजह से वो शॉर्ट कर जाए ऑन ऑफ का बटन, तो वो एक ही पोजीशन पे लॉक हो जाता है। आप जितना मर्जी उसको ऑफ पोजीशन पे लेकर के आने की कोशिश करो, वो लॉक हो जाता है। आपके घरों के अंदर भी अगर आपका लाइट का स्विच है, लाइट बल्ब है, अगर वो शॉर्ट कर जाए और उससे आपका लाइट बल्ब परमानेंटली ऑन हो गया है, तो आप उसको जितना मर्जी ऑफ का बटन करने की प्रेस करने की कोशिश करो, वो ऑफ पे नहीं जाता, वो दोबारा से ऑन पे चला जाता है। आप करके देख लेना कभी भी। तो शॉर्ट सर्किट इसी तरीके से काम करता है, और इस स्विच के अंदर भी वही हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने फ्यूल को ऑन करने की कोशिश की, वो दोबारा से ऑफ पोजीशन में इसीलिए आया क्योंकि उस स्विच के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था, और शॉर्ट सर्किट की वजह से वो जो स्विच है दोबारा से ऑफ पोजीशन में चला गया। पायलट्स ने अपनी तरफ से जी जान लगाया, लास्ट तक कोशिश की कि किसी तरीके से प्लेन को बचाया जा सके। और जो ये थ्योरी दे रहे हैं बार बार कि एक जो पायलट था उसकी मदर मर गई थी, मदर की डेथ हो गई थी, उस वजह से उस पायलट ने ऐसा किया, तो अगर उस पायलट ने उस वजह से किया होता तो दोबारा ऑन करने की कोशिश नहीं करता वो। तो दोबारा ऑन करने की कोशिश क्यों हुई? सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो दोबारा से अपने आप ऑफ पोजीशन में कैसे चले गए स्विच? तीसरी बात, अगर वो ऑफ पोजीशन में चले गए हैं स्विच और आपके पास वो पैनल है, तो उस पैनल की जांच क्यों नहीं हो रही है? उसमें पायलट्स को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया इस जांच के अंदर? ये जो टीम बनाई गई है जांच की टीम, इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन क्यों नहीं है एविएशन का? कोई ऐसा आदमी क्यों नहीं है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? किस तरह की जो है, आप देखिए किस तरह की ऑफिसर्स को इन्होंने बिठा दिया है इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जो ना जाने क्या पैसा दे करके रिपोर्ट बना रहे हैं, कि क्या रिपोर्ट वो बना रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि एक बहुत बड़ा जो जिम्मेदारी है वो बोइंग कंपनी के ऊपर भी आ जाएगी, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी एयर इंडिया के ऊपर भी आ जाएगी, और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड स्टाफ के ऊपर भी आ जाएगी। हो सकता है बहुत बड़ी जांच हो इसके ऊपर, हो सकता है बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल एक्ट हो, ये भी हो सकता है कि इसमें बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हों, उनके पत्ते खुल जाएं। हो सकता है उन्होंने ही किसी को ऐसे व्यक्ति को ठेका दिया हो जो ये मेंटेनेंस करता हो इंजन्स का। हो सकता है उन्होंने ही किसी को ऐसा ठेका दिया हो जो ग्राउंड स्टाफ को मेंटेन करता है। ये भी हो सकता है कि बोइंग कंपनी ने डायरेक्ट पैसा खिला दिया हो। ये भी हो सकता है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने डायरेक्ट पैसा खिला दिया हो। जो भी इन्वॉल्व हो सकता है उसने डायरेक्ट पैसा खिला दिया हो। ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया, जिस सिस्टम के तहत इन्होंने इसे ऑपरेशन घूंघट का नाम दे दिया। अब ये ऑपरेशन घूंघट क्या है? घूंघट का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि जो सच्चाई है उसके ऊपर पर्दा डालना है, उसको ये बोल रहे हैं ऑपरेशन घूंघट? मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं इसका मतलब यही ना हो कि सच्चाई के ऊपर पर्दा डालने को ये ऑपरेशन घूंघट कह रहे हैं। लेकिन किस तरह का ये ऑपरेशन घूंघट है? किस तरह के लोगों को इन्होंने उसमें रखा है पैनल में, जो ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं? पहले तो उनकी जांच होनी चाहिए। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो जांच कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इंजीनियर्स हैं? हमें नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें आपको और समझनी होगी, और थोड़ा डिटेल में अगर जाएं, तो जब ये कहा जाता है कि पायलट्स जो है वो डिप्रेशन में जा रहे थे या बीमार चल रहा था, उस वजह से ये सब हुआ है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब पायलट बीमार होता है और छुट्टी पे जाता है बीमारी की वजह से, उसके बाद जब वो रीजॉइन करता है तो उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसको एक बहुत लंबे मेडिकल प्रोसेस से होकर के गुजरना होता है, जिसमें उसको एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। चलिए मान लेते हैं कि वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसने मैनेज भी कर लिया, उसके बावजूद भी जो जिस एयरलाइन के लिए वो काम करता है, उस एयरलाइन का अपना मेडिकल बोर्ड उसकी जांच करता है। तो क्या उन्होंने भी इसी प्रकार की जांच की? आप ये कहना चाह रहे हैं कि एयर इंडिया का मेडिकल बोर्ड है, उसने भी उनको इसी तरीके से झूठे तरीके से पास कर दिया? ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद जब आप कोई भी प्लेन उड़ाते हैं, आप किसी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जाते हैं, उससे पहले पायलट्स का एक अलग से मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें उनका मेडिकल तो टेस्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि वो किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में किसी तरीके का बोझ तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है। वो सारा टेस्ट होने के बाद वो प्लेन उड़ाते हैं। तो जब वो टेस्ट हो रहा है उनका, तो क्या वो टेस्ट भी फेक हो रहा है, झूठा हो रहा है? आप ये कहना चाहते हैं? तो आपकी रिपोर्ट के अनुसार तो यही बातें हैं। फिर तो एयर इंडिया की जिम्मेदारी है।
उसके बावजूद भी अगर आप इस बात को भी सच मानते हैं कि एक पायलट बीमार था और बीमारी की वजह से या अपनी मदर की टेंशन की वजह से उसने ये सब किया, तो इसमें तो एयर इंडिया की जिम्मेदारी है। फिर इसका मतलब एयर इंडिया का जो मेडिकल बोर्ड है वो फेल हुआ। इसका मतलब एयर इंडिया का जो टेस्ट हो रहा है पहले प्लेन को उड़ाने से पहले वो गलत है। तो कहीं ना कहीं तो गलती फिर एयर इंडिया की आ जाती है। उसके बावजूद भी आप पायलट को जिम्मेदार मान रहे हो। तो पायलट ने इतने सारा प्रोसेस होने के बाद प्लेन को उड़ाया, आप उस पायलट को गलत कैसे कह सकते हो? इसका मतलब पायलट जो था वो पूरी तरह से फिट था। दोनों पायलट्स पूरी तरह से फिट थे। दोनों पायलट्स के अंदर किसी तरह की कोई गलती नहीं थी। दोनों पायलट्स ने कुछ गलत नहीं किया। जो प्रोसेस उनको कहा गया था, जो प्रोसीजर उनको कहा गया था, जिस तरह से उनको सिखाया गया था, उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से काम किया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो एयरक्राफ्ट की है। प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि एयरक्राफ्ट के अंदर ही कुछ गड़बड़ी हुई, तकनीकी कुछ खामी हुई, जिसकी वजह से ये सब हुआ। मैंने आपको अपनी एक थ्योरी बताई, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये भी एक ऐसी थ्योरी है जिसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि जो पायलट्स थे उन या पायलट्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं या जो भी होंगे पायलट एसोसिएशन में, उनको इस इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? उनको भी इंक्लूड किया जाए। और जो भी ब्लैक बॉक्स से इन्होंने जो डेटा रिकवर किया है उस डेटा को भी सार्वजनिक किया जाए, बताया जाए उस डेटा में क्या है, और उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो पायलट एसोसिएशन को भी सुनाई जाए। साथ ही साथ पायलट एसोसिएशंस को जो भी उन्होंने अलग अलग थ्योरीज की जांच की है वो सारी जांच की रिपोर्ट भी दिखाई जाए। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है एयरक्राफ्ट के अंदर तो सिर्फ एक थ्योरी की जांच नहीं होती, मल्टीपल एंगल से उसकी जांच होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड था, पहले से सब कुछ सोचा समझा गया था, सबको पता था कि हमने यही लिखना है, यही रिपोर्ट बनानी है, और इन्होंने इसीलिए 1 महीने का समय लिया और 1 महीने के अंदर इन्होंने ये रिपोर्ट बना करके पेश कर दी, जिसमें इन्होंने कुछ भी बकवास लिख दी है। और आप यकीन जानिए जो मेन रिपोर्ट है उसको आने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लगता ही लगता है। वो जब तक आएगी तब तक आप लोग भी ये सब कुछ भूल जाएंगे और आप लोगों के भी दिमाग में ये चीज़ नहीं रहेगी, और बाद में जब रिपोर्ट आएगी आप में से कोई नहीं पढ़ेगा। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज वैसे ही खरीद लेती हैं, तो न्यूज़ चैनल्स भी आपको सारी रिपोर्ट नहीं दिखाने वाले। और यहाँ पर पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सरकार की हो सकती है। इसमें जांच सरकार की भी होनी चाहिए। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि रिपोर्ट फेक है, ये रिपोर्ट सच्ची नहीं है। उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और उन कमियों के साथ ये रिपोर्ट जो है पूरी नज़र नहीं आती है। इस रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर आप किसी भी इंजीनियर से बात करेंगे या किसी भी पायलट से बात करेंगे या किसी भी ऐसे मेंटेनेंस करने वाले व्यक्ति से बात करेंगे, वो आपको यही बताएगा कि इस रिपोर्ट में किसी तरीके की कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। और तीसरी बड़ी बात इसमें यह है कि जो मेंटेनेंस स्टाफ है, इसमें मेंटेनेंस करने वाले की गलती भी हो सकती है या मेंटेनेंस कंपनी की गलती भी हो सकती है। हो सकता है किसी मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट में ये भी पाया जाए कि पहले से ही इस प्रकार की इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में कहा गया हो और उस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया गया हो, चाहे कोई भी कारण हो। इस समय पर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि किसी प्रकार की कोई भी डायरेक्शन ना ही एयर इंडिया को दी गई है, ना ही बोइंग कंपनी को दी गई है, ना ही जनरल इलेक्ट्रिक को दी गई है। तो डायरेक्शंस को तो देना चाहिए था। अगर हम ये कह रहे हैं कि पायलट्स जो हैं उनसे भी गलती हुई है, उस केस में भी एयर इंडिया को डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि अपने पायलट की अच्छी तरीके से जांच करें। क्या इस तरह की कोई डायरेक्शन दी गई? नहीं दी गई। इसका मतलब सीधा सा है कि ये सब कुछ झूठ बना रहे हैं। और मैं हैरान हो रहा हूँ, उनके बारे में आप नहीं सोच रहे हो जिनकी मृत्यु हो गई है। आप इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं समझते हो। सरकारें अगर पैसा खा करके फेक रिपोर्ट्स बना रही हैं तो इसमें तो सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ी उंगली उठती है कि ये किस तरह के नेता हैं, किस तरह के लोग हैं। जब वोट लेना होता है तब तो बहुत बड़े बड़े गाने गाते हैं कि हम तो आपके दुख दर्द को हम अच्छे तरीके से पहचानते हैं, कि हम आपको दिल से चाहते हैं, आपके दुख दर्द को अच्छे तरीके से पहचानते हैं। और जब वोट ले लिया, जब सब कुछ हो गया, जब बन गए, जब बड़े मंत्री बन गए, जब कुर्सियों पर बैठ गए, उसके बाद एक आम व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं है आपकी नज़र में। बहुत हैरानी की बात है। और वो जो पायलट जो बेचारे अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने आखिरी समय तक प्लेन को बचाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने जब देख लिया कि अब हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे और ये प्लेन गिरेगा ही गिरेगा, उस समय पर भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए खाली जगह पर प्लेन गिराने की कोशिश की। उन्होंने प्लेन को मोड़ने की कोशिश की जहाँ तक वो कर सकते थे। रैम एयर टरबाइन निकली, अब उसको क्योंकि रैम एयर टरबाइन निकल गई और लोगों ने वो देख ली, इसलिए इन्होंने इस तरह की रिपोर्ट बनाने की कोशिश की है कि पायलट्स ने बंद किया है फ्यूल, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि अब वो वीडियो पे आ गया। अगर वो चीज़ वीडियो पे नहीं आई होती, सोच के देखिए, और अगर हमारे पास वो प्रमाण नहीं होते, इतने सारे लोग उसके बारे में चिल्ला नहीं रहे होते, तो आप यकीन जानिए इन्होंने पायलट को ही दोषी बना देना था, फाइनल रिपोर्ट बना देनी थी
और सारे का सारा जो जिम्मा है वो पायलट्स के ऊपर डाल देना था। और ये सब करने से ये बड़ी बड़ी कंपनीज को जो बचाने का काम कर रहे हैं ये बहुत गलत है और अपने देशवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब अपने नेता चुनते हो तो ढंग से चुनो, क्योंकि इन सब चीज़ों का असर जो है ना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पड़ता है। पायलट्स हैं जो उनके परिवार हैं, मैं उनके सबके परिवार से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ एक भारतीय होने के नाते कि हम इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। मैं अपनी तरफ से आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा जितना दूर तक पहुँचा सकते हैं प्लीज़ पहुँचाइए। और साथ ही साथ इस बात के ऊपर भी जांच कीजिए कि किसी तरीके का कोई कहीं इलेक्ट्रिकल सर्किट का शॉर्ट तो नहीं हुआ था, कहीं इलेक्ट्रिकल फेलियर तो नहीं हुआ था, कोई वायर तो नहीं अर्थ कर गई थी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो गलत चले गए, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से वो जो ऑन ऑफ स्विच है वो अटक गए हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की जाँच होनी चाहिए ढंग से। और यहाँ पर पायलट्स के ऊपर दोष डालना बहुत ही ज़्यादा गलत है। और मैं यहाँ से ये कहता हूँ जो एयर इंडिया में काम करते हैं लोग, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हीं के वो कोलीग्स हैं तो उनको भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे तो हैरानी है कि वो क्यों नहीं उठा रहे, लेकिन पायलट एसोसिएशन इसमें आवाज़ उठा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पायलट एसोसिएशन का। और मैं हाथ जोड़ करके पायलट एसोसिएशन से भी अपील करता हूँ कि मेरी भी बात को सीरियस लीजिए और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैं अभी भी यही कहता हूँ कि पायलट्स की गलती इसमें नहीं थी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।